सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज जो है हम लोग एक नया चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया है कि जो वीडियो है थोड़ा सा झारखंड पॉलिटेक्निक पे भी बनाने के लिए, पॉलिटेक्निक एग्जाम जो होता है उस पर भी इंट्रोडक्शन देने के लिए और उसके वीडियो उससे रिलेटेड आप वीडियो बनाएं, ऐसा आप लोगों ने मुझे सुझाव दिया है। तो आज मैं उसी चीज़ को यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये पॉलिटेक्निक होता क्या है और ये झारखंड पॉलिटेक्निक क्या है, इसके एग्ज़ाम को देने से कहाँ एडमिशन मिलता है, इसको करने से क्या आपको आगे क्या होगा, इसका सिलेबस क्या है, इससे रिलेटेड कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे चीज़ों को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू झारखंड पॉलिटेक्निक। बेसिकली पॉलिटेक्निक जो होता है ना वो एक डिप्लोमा कोर्स होता है। जैसे अगर आप देखें तो बीटेक जो है वो ग्रेजुएशन वाला कोर्स है और डिप्लोमा जो होता है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। तो पॉलिटेक्निक बेसिकली जूनियर इंजीनियर के लिए किया जाता है। अगर आप पॉलिटेक्निक एग्जाम को क्वालिफाई करते हो और डिप्लोमा का कोर्स करते हो तो जो कि 3 इयर्स का होता है। कितने साल का होता है? 3 साल का होता है ना। जैसे मैं यहाँ अगर समझाऊँ आपको तो 3 इयर्स का ये कोर्स होता है, ठीक है। और उसके बाद इस 3 इयर्स में आपको बेसिकली पढ़ना क्या होता है, तो क्लास 11-12 आपको पढ़ाया जाता है इसमें। और उसके बाद 2 साल में क्या किया जाता है, आपको जो आपका रिस्पेक्टेड ब्रांच है उसके हिसाब से आपको उसमें प्लेस कर दिया जाता है। तो सब चीज़ों को हम लोग बारी बारी से इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ से कि कैसे क्या आगे इसमें प्रोसीड करना है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है, वो सारे चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दैट। तो आइए एक एक करके हम लोग सारे चीज़ों को समझते हैं ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले समझिए पॉलिटेक्निक होता क्या है। तो पॉलिटेक्निक एग्जाम जो है ना, पॉलिटेक्निक जो है वो एक एग्जाम है, ठीक है। एग्जाम मतलब वो एक एंट्रेंस एग्जाम है और इस एंट्रेंस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो जैसे जेई का आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो, सिमिलरली आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपको क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में डिप्लोमा करने का आपको मौका मिलता है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझिए कि जो झारखंड पॉलिटेक्निक है उसका फॉर्म जो आया था फरवरी मंथ में आया था, ठीक है। तो शायद 22 फरवरी को उसका फॉर्म आया था और लास्ट डेट जो था अप्लाई करने का वो 10 अप्रैल था, आज से 4 दिन पहले, ठीक है। तो अब तो इसका फॉर्म क्लोज हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन था, ऑनलाइन मोड था भरने का। तो जितने भी लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो मे बी जनवरी फरवरी जब आपका बोर्ड्स खत्म हो गया उसके बाद से आप लग गए होंगे इसमें। तो लास्ट डेट था 10 अप्रैल। और उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, इसको अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है। वैसे तो इसमें एक बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया दिया गया है, जो भी बच्चे क्लास 10 पास कर रहे हैं या पास कर चुके हैं 10th पास होने चाहिए और मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए 35%। मतलब अगर आप 3rd डिवीजन भी पास करते हो तो भी आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हो। बट आपको जो है वो कम से कम 50% अगर आपका मार्क्स हो तो उसको भरे ताकि ये आपको फायदा करे, ठीक है। अदरवाइज 35% तो लेस इसका क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना क्या क्या है इसमें हम लोगों को, तो देखिए सिलेबस जो है इसका बेसिकली क्लास 10th और 9th 10th के बेसिस पे होता है। बट कहने के लिए वो 9th 10th तो है लेकिन उसमें जो है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा ब्रॉड है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप जनरली आप सीबीएसई बोर्ड में जो पढ़ते हो तो उसमें क्या है, चैप्टर्स के डिटेल्स बहुत ज़्यादा मतलब आप ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा उसको नहीं पढ़ते हो, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर्स होता है और बहुत ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है। 4 चैप्टर आपको 10 में पढ़ना होता है और 4-5 चैप्टर आपको 9 में पढ़ना होता है। लेकिन इसमें क्या है, जो बेसिक चीज़ से लेकर के जो भी चैप्टर्स आप 8 में पढ़े हो, 9 में पढ़े हो और 10 में पढ़े हो वो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चंस होता है वो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हो। तो जनरली जो सिलेबस है उसमें क्या है, मैथ्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी मैथ्स आपने पढ़ा है जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कह सकते हो, तो वो मैं बताऊंगा क्या क्या इसमें होता है। तो मैथ्स 50 मार्क्स का आता है, फिजिक्स 50 मार्क्स का आता है, केमिस्ट्री 50 मार्क्स का आता है। तो टोटल जो मार्क्स हो गया वो 150 मार्क्स का इसमें आपका क्या होता है, क्वेश्चन होता है एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। अच्छा, इसका जो डेट है एग्जाम का, टेंटेटिव डेट जो है वो 30 अप्रैल रखा गया है। मतलब 30 अप्रैल को ऐसा अभी जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो डेट दिया गया है वो 30 अप्रैल दिया गया है, ठीक है। तो अभी भी हम लोग के पास 15 से 20 दिन 15 दिन है अप्रॉक्स। अगर मान लीजिए डेट आगे पीछे होता है तो आपको पता चल जाएगा, वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने समझ लिया सिलेबस। अब सिलेबस में एक एक करके हम लोग देखेंगे कि मैथ्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, देन अगेन फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है एंड केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन अच्छा, कुछ चीज़ और जो है वो जानकारी के लिए कि जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो इससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना होती है।
वो कैसे मिलता है? आपका रैंक जितना अच्छा रहेगा, जैसे आप एग्जाम में बैठे, एंट्रेंस एग्जाम दिए और आपने जो आपका जो मार्क्स स्कोर हुआ उसके बेसिस पे आपको रैंक मिलता है, और आपका रैंक जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। अब आते हैं इसमें ब्रांचेस क्या क्या ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रांचेस या फिर स्ट्रीम जिसको आप बोलते हो वो चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, मैकेनिकल होता है। क्या होता है? मैकेनिकल, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस होता है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशंस होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। और उसके बाद एक और होता है जिसको हम लोग सीपेट बोलते हैं, CIPET, ये भी एक डिप्लोमा है। पॉलिटेक्निक के थ्रू आप इसको भी ले सकते हो। इसका मतलब क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो कहने का मतलब सीपेट जो है बेसिकली प्लास्टिक से डील किया जाता है। जनरली जितने भी कंपनियां हैं, जो कंपनीज हैं जो PVC पाइप्स वगैरह बनाती है, या फिर आप समझ लो जो टंकी वगैरह बनाती है, सिंटेक्स वगैरह जो है, और अभी आप देखते होंगे प्रिंस पाइप आता है, सिंटेक्स टंकी है, उसके बाद एस्ट्रल का है, ठीक है। तो वो सारे जो है ना, उसमें जो भी अगर आपको जॉब करना है आगे जा करके उसमें ऊंचे पोस्ट पे, तो आपको सीपेट का एग्जाम, डिप्लोमा के थ्रू सीपेट में आप एडमिशन लीजिए और उसके थ्रू आप उस सब कंपनी में जा सकते हैं। तो बेसिकली जब पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको पोस्ट कौन सा मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर हम लोग पॉलिटेक्निक तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जॉब में क्या? तो जॉब में सबसे पहले आपको इसमें जो पोस्ट मिलता है वो मिलता है जूनियर इंजीनियरिंग का, ठीक है। किसका? जूनियर इंजीनियर का पोस्ट मिलता है। तो जैसे, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिप्लोमा जो है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो फिर अगर आप जूनियर इंजीनियर बनते हो, तो अगर आप इसके बाद, अगर आपका मन होता है कि चलो मैं इसके बाद बीटेक करता हूँ, तो बीटेक में क्या होता है, टोटल जो बीटेक होता है ना वो कितने साल का होता है? 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। कितने साल का होता है? 4 इयर्स का। लेकिन जो भी लोग डिप्लोमा कर लिए होते हैं तो उनका जो होता है ना, डायरेक्ट एंट्री कौन से ईयर्स में होता है? सेकंड ईयर में होता है। मतलब आपको बीटेक का फर्स्ट ईयर में एंट्री, आपको बीटेक जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको फर्स्ट ईयर से नहीं पढ़ना होगा, डायरेक्टली आपको कौन से ईयर में पढ़ना होगा? सेकेंड ईयर से पढ़ना होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल एंट्री। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि जो लोग डिप्लोमा करते हैं वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर बीटेक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से समझो तो डिप्लोमा 3 साल हो गया और बीटेक के लिए 3 साल हो गया, तो टोटल आप 6 साल में ग्रेजुएशन करोगे। और जनरली क्या होता है, अगर आप वैसे भी अगर जाओ ग्रेजुएशन करने बीटेक के थ्रू, तो 2 साल हो गया आपका 10 +1 +2 और 4 साल हो गया बीटेक, तो वैसे भी 6 साल लगेगा। लेकिन जब आप +1 +2 करते हो तो उसमें क्या होता है कि आप जेई का प्रिपरेशन करते हो या बीएससी एमएससी करते हो, ठीक है। इसमें क्या है, आप टेक्निकली स्ट्रांग हो जाओगे, मतलब एक प्रोफेशनल डिग्री आपके साथ जुड़ जाएगा डिप्लोमा का, जो आपको आजकल के ज़माने में जैसे कि जॉब बहुत ही क्राइसिस है, आप देख ही रहे हो, तो उसमें अगर आपके पास टेक्निकल प्रोफाइल होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्या मिलेगा, मतलब ज़्यादा आपको वैल्यू दिया जाएगा। अप्रॉक्स, अब जैसे कोई प्लेन बीएससी किया हुआ है और किसी के पास डिप्लोमा का डिग्री है, और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री लिए हुए हो तो इसका एक वैल्यू होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम क्या, आफ्टर एग्जाम पैटर्न तो डिस्कस कर ही लिया मैंने कि 50-50 मार्क्स का एग्जाम, मतलब 150 मार्क्स का पेपर होता है टोटल, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 उसके क्या होंगे, ऑप्शंस रहेंगे, और 1 करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करके भरना होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं ईच एंड एवरी चीज़ों का सिलेबस, मतलब मैथ्स का सिलेबस पहले देखते हैं, फिर उसके बाद फिजिक्स का देखते हैं, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री का देखते हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सिलेबस। जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं डिप्लोमा के बारे में, तो सिलेबस समझते हैं पहले। सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली सिलेबस में मैथ्स में वो चैप्टर इंक्लूड्स है जो आप क्लास 8 में, 9 में और 10 में पढ़े हुए हैं। तो एक एक करके चैप्टर्स को लेते हैं। नंबर सिस्टम, तो अब जब नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इस नंबर सिस्टम में सारा चीज़ इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल HCF भी आपको, HCF से क्वेश्चन आ सकता है, LCM से क्वेश्चन आ सकता है, रैशनल नंबर से क्वेश्चन आ सकता है, इरैशनल नंबर से क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपोनेंट से क्वेश्चन आ सकता है। ये पांचों चीज़ जो है वो सिर्फ नंबर सिस्टम का पार्ट है। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, को प्राइम, ये सारा चीज़ का जानकारी आपको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सेकंड टॉपिक क्या आता है, अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है ना, आपको क्या क्या पढ़ना हो सकता है, पढ़ना हो सकता नहीं, मतलब पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब क्या हो गया, जो फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, ax + a x + b, तो इन सब टाइप के फॉर्मूलाज से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या क्या पढ़ना हो सकता है, लीनियर इक्वेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड जनरल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो आप क्लास 8 और 9 में पढ़ते हो, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जो आप 10 में भी पढ़े हुए हो, और जो ICSE बोर्ड वाले बच्चे होते हैं वो 9 में भी पढ़े होते हैं,
टी रेशियो का क्वेश्चन आएगा आपका, इसमें टी आइडेंटिटीज का क्वेश्चन आएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन आ सकता है, और उसके बाद जो जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स है 0 to 90 डिग्री, कौन सा 0 to 90 डिग्री, दैट इज अक्यूट एंगल्स का, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया भी आप लोग 10 में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे। तो उसमें जो भी सॉलिड फिगर है, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, फ्रस्टम हो, फ्रस्टम तो अभी 10 से हटा दिया गया, लेकिन इसमें हटाया नहीं है ना, तो इसमें वो क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हेमिस्फीयर हो, स्फीयर हो, वो सारा चीज़ का यहाँ पे आपको सरफेस एरिया निकालने बोला जा सकता है, चाहे वो टोटल बोला जा सकता है, चाहे वो लैटरल बोला जा सकता है, अगेन वॉल्यूम निकालने बोला जा सकता है। उसके बाद फिर आता है टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ये दोनों आप क्लास 8 में पढ़े होंगे जो सीबीएसई में पढ़ते हैं बच्चे। तो टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस स्पीड टाइम जो होता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। टाइम एंड वर्क मतलब जैसे किसी काम को एक आदमी अगर 10 दिन में करता है, और फिर उसको आदमी अगर 4 आदमी और आ गया तो उसको कितने दिन में करेगा, या फिर कोई 4 लोग मिल करके एक काम को अगर 15 दिन में करते हैं, फिर उसमें से क्या होता है कि अगर उस 4 में से कोई 2 लोग छोड़ के चला गया तब आप कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, इस सब टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, किसमें, टाइम एंड वर्क में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट ये इससे रिलेट करता है, ठीक है, किससे, अलजेब्रा से रिलेट करता है, ठीक है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो उसमें इस टाइप के टाइम एंड वर्क टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ जाता है टाइम एंड वर्क में, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आप बचपन में पढ़े होंगे, एक का दाम निकालना है, फिर उसके बाद उसमें दिया रहता है अगर 10 आइटम का दाम इतना है तो पहले आप 1 का निकालो, फिर 100 का निकालो, समथिंग लाइक दैट। लॉगरिथम्स, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लॉगरिथम। सीबीएसई के सिलेबस में, करिकुलम में अगर आप देखोगे तो क्लास 10 तक लॉगरिथम्स नहीं पढ़ाया जाता है, तो लेकिन फिर भी सिलेबस में है, तो अगर आप चाहो तो लॉगरिथम आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बेसिक इसमें 4 फॉर्मूले होते हैं, log m into n, log m by n, log m to the power n, ये 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तीनों फॉर्मूला आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। log 1 से लेकर के log 10 की वैल्यू आप अगर याद कर सको तो कर सकते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही आसान चैप्टर है, बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री से डील करता है, और इसी का एप्लीकेशन क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप 9 में भी पढ़े हो, 8 में भी पढ़े हो, 10 में भी पढ़े हो। स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपका क्या आ जाता है, मीन, मीडियन, मोड, है ना, मतलब मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना। अगेन डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा, ये 2 टाइप का चीज़ इसमें पढ़ना होता है। क्लास इंटरवल पढ़ना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ना होता है, तो ये सारे चीज़ को इसमें आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और सारे चीज़ों से क्वेश्चन कैसा आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, SI एंड CI जिसको हम बोलते हैं। देखिए प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्लास CBSE के RS अग्रवाल बुक में क्लास 8 में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप ICSE मीडियम से हो तो आपका ये तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट लॉस परसेंटेज तो 9 में भी है, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 10 में भी है। तो जो भी लोग हैं ये आप अगर इसको आप समझो तो कमर्शियल मैथमेटिक्स इसको बोलते हैं, क्योंकि ये सारा जो है कॉमर्स से रिलेटेड डील करता है, ठीक है। तो प्राइसेस से, तो ये चीज़ आपको पढ़ना होगा। और अगर आपके पास RS अग्रवाल बुक है क्लास 8 का, तो एक बार जरूर इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को जाके रेफर करें, ठीक है। और मैं बारी बारी से बताऊंगा इसको। फिर उसके बाद सेट्स। अच्छा, सेट्स जो है वो भी अगेन CBSE के करिकुलम में क्लास 10 तक तो नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको सेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जिसको कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं, सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं, कोलिनियर पढ़ते हैं, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना पड़ते हैं। बट स्ट्रेट लाइन की जब बात करते हैं तो हम लोग इसमें स्लोप भी पढ़ते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ते हैं, उसके बाद 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ते हैं, फिर स्लोप अगर एंगल दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, और उसके बाद अगर स्लोप पॉइंट दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन में। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको 15 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, किसके लिए, मैथ्स के लिए, जिससे इस 15 चैप्टर से आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो मोर और लेस आपको क्लास 10 जो रेफर करना हो आपको बुक अगर, तो मैं बताऊं तो क्लास 10 का जो RS अग्रवाल बुक है उसको आप रेफर कर सकते हो, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हो, ठीक है। और वो सबसे ज़्यादा इनफ है इसके लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन उसमें मतलब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आइए अब देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स भी है, काफ़ी इजी है, बट अगेन फिजिक्स में भी ये जितने चैप्टर्स लिखे हुए हैं ये 8, 9 और 10 ये तीनों क्लास को ले करके एक साथ लिखा गया है। अगर आप पहला क्वेश्चन चैप्टर देखें तो मेजरमेंट, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है, ठीक है। मेजरमेंट में आप क्या पढ़ते हैं, बेसिकली आप पढ़ते हैं कि बड़े यूनिट, स्मॉलर यूनिट, बिगर यूनिट,
उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, दैट इज CGS, MKS, FPS, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स के बारे में आप पढ़ते हैं। देन कम्स लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन से पहले आता है फोर्स, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं मोशन, मोशन के बाद पढ़ते हैं फोर्स, देन पढ़ते हैं आप लॉज ऑफ मोशन। तो वो मैंने ऊपर नीचे लिखा है कंटेंट को, लेकिन अगर आपको देखा जाए तो सबसे पहले आप मोशन पढ़ोगे, देन आप क्या पढ़ोगे, फोर्स पढ़ोगे, देन आप क्या पढ़ोगे, लॉज ऑफ मोशंस, ठीक है। उसके बाद गैस लॉ। गैस लॉ में 3 लॉ से जरूर को यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, दैट इज चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड गay-Lussac's लॉ। बेसिकली चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ से क्वेश्चन रहता है, ये CL एंड BL से क्वेश्चन रहेगा, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ठीक है। इससे क्वेश्चन 110% रहेगा, एकदम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 से है, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। मैग्नेटिज्म पे अगर आए तो मैग्नेटिज्म में आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो बेसिकली ऐसा यूनिट्स वगैरह क्वेश्चन रहता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है, वो सारा चीज से रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है इसमें। देन कम्स हीट ट्रांसफर, या फिर आप इसको अलग टर्म्स में कैलोरीमेट्री बोल सकते हो, हीट लॉस, हीट गेन, ठीक है। MC डेल्टा T के फॉर्मूले पे क्वेश्चन रहेगा इसमें, MC डेल्टा T, इससे रिलेटेड फॉर्मूला जो है यहाँ पे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल का क्वेश्चन रहता है। अगेन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जो 3 प्रोसेस हैं हीट ट्रांसफर के, उसके बारे में भी क्वेश्चन रह सकता है। मोशन, यू नो स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब मोशन इन 1 डायमेंशन, जिसमें आप एक्सेलरेशन वो पढ़ते हो, क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे आप, v इज इक्वल टू u प्लस AT, देन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, देन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आप 2 चीज पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन से और रिफ्रैक्शन से, एक आता है मिरर फार्मूला और एक आता है लेंस फार्मूला, उसके बाद पावर ऑफ अ लेंस, ये 3 पार्ट है इसमें, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में आपको मिरर फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन में आपको लेंस फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, और दोनों में कॉम्बिनेशन में पावर ऑफ लेंस पढ़ना पड़ता है, जो कि रिफ्रैक्शन का पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। और इसी में एक छोटा सा पार्ट है ह्यूमन आई, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है आई के डिफेक्ट्स, जैसे कि जिसमें मायोपिया होता है, प्रेस बायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसके बाद कैटरेक्ट वगैरह होता है। तो वो सारा चीज़ के बारे में इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो फिजिक्स में सारे चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साउंड में आप एम्पलीट्यूड पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, वेवलेंथ पढ़ते हैं, तो जो बेसिक टर्म्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे साउंड का जो है उसको मेजर किस में करते हैं, डेसिबल में करते हैं, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है 1/2 पाई आर, उसी तरह से टाइम पीरियड क्या होता है, तो ये सारा चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको नीचे दिख रहा होगा, वर्क पावर एनर्जी। बेसिकली इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, बस 3 चीज पढ़ना है आपको इसमें। क्या क्या पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद क्या पढ़ना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब ये तीनों चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इससे पूछा जाता है। नाउ कम्स ग्रेविटेशन एंड SHM। ग्रेविटेशन क्लास 9 का चैप्टर है, और ग्रेविटेशन में आप अगर देखो ध्यान से तो क्या पढ़ना है, कूलम्स लॉ पढ़ना है। याद करिए, कूलम्स लॉ पढ़ना होता है, केपलर्स लॉ पढ़ना होता है, और कूलम्स लॉ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा आपके पास। SHM क्लास 11 का टॉपिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें आप ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। तो क्योंकि ये 11 का टॉपिक है तो 1-2 क्वेश्चन तो जरूर रहेगा ही, और क्योंकि ये सिलेबस में है तो रहना भी चाहिए। तो बेसिकली आपको कौन कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, वर्क एनर्जी पावर पे दीजिए, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पे दीजिए, इस पे दीजिए, ये तीनों पार्ट पे। देन कम्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आप हीट ट्रांसफर पे जरूर दीजिए। यहाँ पे एक ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। गैस लॉ से 110% क्वेश्चन आएगा। मेजरमेंट से 1-2 सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। फोर्स एंड प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, पास्कल्स वगैरह जो पढ़ते हैं आप इसमें। उसके बाद इसमें भी क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है। तो ये सब चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल 12 चैप्टर है। अगेन इसमें भी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, और आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, या फिर आपको जो सही लगे वो अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो ये तो था मैथ्स और फिजिक्स का सिलेबस। अब आइए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस को। तो लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री सिलेबस। तो केमिस्ट्री सिलेबस क्या है देखिए, तो सबसे पहला जो चैप्टर इसमें पढ़ना है आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, और या फिर आप उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप क्या पढ़ते हैं, जो डिफरेंट टाइप के एटॉमिक मॉडल्स हैं, जो थॉमसन्स मॉडल हुआ, उसके बाद आपका रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल हुआ, फिर बोर्स का एटॉमिक मॉडल हुआ, उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट, उसका जो स्टडी है वो पढ़ते हैं।
उसके बाद इसमें जो भी मॉडल्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप, वो उसको पढ़ते हैं, ठीक है। देन आफ्टर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में बहुत सारा टॉपिक इंक्लूडेड है, जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, चाहे वो आपका क्या क्या हो सकता है। सिंपल अगर देखें तो सबसे पहले कम्बिनेशन रिएक्शन होता है, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, उसके बाद फिर रिडॉक्स आता है जिसमें आपका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ में होता है, वो सारा चीज़ होता है। देन आफ्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मतलब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, जैसे कि रिएक्शंस आपके पास दिया रहेगा, पीएच वैल्यू के बारे में क्वेश्चन दिया रहेगा, इंडिकेटर्स के बारे में क्वेश्चन दिया रहेगा, तो वो सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे आप इथेन, मीथेन, प्रोपेन, जैसे आप पढ़ते थे ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, यही से रिलेटेड क्वेश्चन। एंड फंक्शनल ग्रुप, क्या क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि आप अल्कोहल का होता है OH, एल्डिहाइड का होता है CHO, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH, कीटोन का होता है COOR। तो ये 4 जो है वो बहुत सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईस्टर फॉर्मेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे रह सकता है। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, जिसको कि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन 110% रहेगा, एकदम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है उसको पढ़ना। केमिकल बॉन्डिंग, जो भी बॉन्डिंग होता है, चाहे वो कोवैलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो, या फिर जैसे आप Na+Cl- करते हैं, ये सारा जो है न्यूक्लियर चार्जेस के बारे में सब आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये तीनों चीज़ इसमें आपको पढ़ना होता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहेगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इसको करना बहुत ज़रूरी है। मेटलर्जी, मेटलर्जी बेसिकली जो है ना वो कहाँ से डिराइव होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल से। कहाँ से डिराइव होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल से। तो आप नॉन मेटल से रिलेटेड भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जिससे कि आप उसमें मेटल का प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर गैसेस, तो वो सारा चीज़। उसके बाद मेटलर्जी, जिसमें ओर के बारे में पढ़ा जाता है कि किस चीज़ का ओर क्या है, उसके बारे में, जैसे आप एल्यूमिनियम का पढ़ोगे, बॉक्साइट का पढ़ोगे, उसी तरह कोल का पढ़ोगे, कोल नहीं आयरन का पढ़ोगे, तो ये सारा चीज़ है। देन केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग अच्छा 2 बार लिखा गया है केमिकल बॉन्डिंग, तो इसको थोड़ा सा आप ओमिट कर देंगे। तो टोटल यही आपको पढ़ना है आपको, ठीक है, तो इतना ही आपको पढ़ना है। अच्छा हाँ, केमिस्ट्री में भी आपको चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ रहता है, ठीक है। इसमें किसके रेस्पेक्ट में रहता है, गैस के रेस्पेक्ट में रहता है, और जो हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं उसमें किसके रेस्पेक्ट में रहता है, हीट के मतलब उसका जो रेस्पेक्ट होता है वो अलग होता है, और इसका जो रेस्पेक्ट है वो बेसिकली गैस के बारे में डील करता है, और उसमें ऑब्जेक्ट के बारे में इतना ग्राम के बारे में रहता है। तो यहाँ वो चीज़ मैं लिखना भूल गया था। तो गैस लॉज एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गै-लुसाक लॉ आता है, एवोगैड्रो लॉज भी आता है। तो ये सारा चीज़ जो है ये आपको क्या हो गया, केमिस्ट्री का सिलेबस है। तो बेसिकली इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स यहाँ आप देख रहे हैं 9 या 10 ही है, तो 10 चैप्टर को पढ़िए। और अगेन यहाँ से भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल जो मार्क्स है वो कितना हो गया आपका 150, और ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं लास्ट चीज़ जो इस वीडियो के सबसे लास्ट में मैं बताने जा रहा हूँ, कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है जब आप एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो लेट्स कम टू डिस्कस द कॉलेज नेम्स एंड देयर लिस्ट। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा कॉलेज है जो आप अगर एंट्रेंस में अगर अच्छा मार्क्स लाते हो तो उसमें आपको मिल सकता है। और सारे के सारे कॉलेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है। तो ये जितने भी लिस्ट मैंने यहाँ लिखा है वो सारे का सारा गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट। और आप इतना समझ लो, जैसे झारखंड में जितना 22 डिस्ट्रिक्ट है ना, तो ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेजेस तो हैं, लेकिन अभी जो है यहाँ पे 15 कॉलेजेस जो हैं जो वन ऑफ द मोस्ट या अच्छे कॉलेज जिसको बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें से कौन कौन से हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो धनबाद में है, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अगेन बाघा एक जगह है धनबाद में, वहाँ पे ही है। तो बेसिकली धनबाद में आप देखो तो 3-4 कॉलेजेस हैं, जैसे एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। उसके बाद अगर आप देखो तो निरसा भी एक धनबाद में जगह है, वहाँ भी एक धनबाद मतलब वहाँ भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज। उसके बाद रांची में भी है, ठीक है। देन कोडरमा, देन आदित्यपुर, हाँ आदित्यपुर में भी है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, मान लीजिए जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम में, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है ये आदित्यपुर गवर्नमेंट कॉलेज। ये बेसिकली मैं आपको इसका पूरा कंप्लीट एड्रेस बता देता हूँ। ये जो है ना, ये आपका NIT मोड़ एक जगह है, वहाँ पे इसका कॉलेज है। और एक यहाँ पे जगह है CRPF 152 बटालियन, CRPF 152 बटालियन, उसी के जस्ट बगल में जो है ना ये कॉलेज है।
कुछ दिन पहले इसके शिफ्टिंग की बात चल रही थी, लेकिन फिलहाल अभी ये शिफ्ट नहीं हुआ है, ये आदित्यपुर में ही है। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चीज़ किया हुआ है कि वुमेंस के लिए स्पेशली 3-4 कॉलेजेस हैं, जैसे कि वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज जो एक रांची में है। अगेन वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अगर आप देखो तो वो जमशेदपुर में भी है, ठीक है। ये आपको पड़ता है थाना मोड़, मतलब गम्हरिया रीजन में एक थाना मोड़ जगह है, वहाँ पे आपको अगेन एक वुमेंस पॉलिटेक्निक पड़ता है, ठीक है। उसके बाद गढ़वा पॉलिटेक्निक अब देखो अगर तो गढ़वा जिला है वहाँ पे, हाँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये देखिए यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक बीआईटी मेसरा जो कि बेसिकली फेमस है बीटेक के लिए, लेकिन वहाँ पे भी क्या होता है रांची में पॉलिटेक्निक, वहाँ से भी आप कर सकते हो चाहो तो। झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम ये भी रांची में है। तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस अगर आप देखो तो कहाँ पे है, रांची और धनबाद में, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक बोकारो में है। तो जो भी लड़कियां हैं अगर आप भी चाहो पॉलिटेक्निक करना तो बिल्कुल करिए, मेरा तो होप है कि बिल्कुल आप लोग करें इसको, क्योंकि एक टेक्निकल कोर्स है और एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो अगर आप देखो तो आपके लिए स्पेशली यहाँ पे एक अलग से कॉलेज ही डिनोट कर दिया गया है आपको, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी है, एक यहाँ भी है और एक उसके बाद देखो तो इधर भी है कहीं पे, ठीक है। तो टोटल 3 कॉलेज तो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और जितने कॉलेजेस में कोएड है, मतलब गर्ल्स भी जा सकते हैं और बॉयज़ भी जा सकते हैं। ब्रांचेस मैंने आपको बता दिया था टोटल। अच्छा अब इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ है, टाइम जो होगा ना आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, और टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा 2 आवर्स 30 मिनट्स, दैट मीन्स 150 मार्क्स 150 मिनट्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं लास्ट में बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप इसमें अनचोके में टिक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जय श्री राम बोल के टिक नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये 5 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। बहुत ही ध्यान से इस पार्ट को समझ लीजिए। हर क्वेश्चन में अगर 1 मार्क्स है, जैसे आपने क्या किया, एक क्वेश्चन सही मारा है, ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब आपने क्या किया 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 2 को छोड़ दिया, तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन बहुत लोग क्या होता है ना, 3 क्वेश्चन कर दिया है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपको इसमें थोड़ा डाउट है तो बहुत लोग क्या करता है डाउटफुल वाले केस को भी टिक करके आ जाता है। तो मान लीजिए आपने इसमें डाउट वाले में केस में टिक किया और ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो अब आपने क्या किया है, 2 गलत कर दिया है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो 3 क्वेश्चन आपने सही किया था वो 3 तो ठीक है, लेकिन इसमें से माइनस कितना हो जाएगा, 0.25 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। मतलब आपने ये एक रॉन्ग किया, ये एक रॉन्ग किया, तो आपका कितना माइनस हो गया, 0.50। दैट मीन्स अभी आपने कितना स्कोर करना, अभी आपका स्कोर कितना हो गया, 2.5। पहले क्या था, सिर्फ जब आपने अटेम्प्ट सिर्फ 3 ही किया था और तीनों सही अटेम्प्ट किया था तो आपका मार्क्स कितना था, 3 मार्क्स। लेकिन होशियारी के चक्कर में क्या हुआ, आपका 3 तो सही था लेकिन आपके 2 गलत होने की वजह से वो 3 मार्क्स में क्या हुआ, आधा मार्क्स डिडक्ट हो गया और आपको अभी कितना मिल रहा है, 2.5 मार्क्स मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्कोप है जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। इसको नेगेटिव मार्किंग को हमेशा ध्यान में रखिए। तो कोशिश यही करिएगा, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए। और उसके बाद अब हम लोग अगले वीडियो में 25 क्वेश्चंस करके पर सब्जेक्ट हम लोग करेंगे, और तब तक आप वीडियो का वेट करिए और होपफुली ये बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। तो अभी आप इस वीडियो को देख करके और हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च वर्क किया गया है इसमें, तो आपके सामने लिस्ट ऑफ कॉलेजेस भी हैं, आपके सामने मार्किंग स्कीम भी है, टाइम भी है, सिलेबस भी है। तो अब आप इसको देखें और बताएं और अपना फीडबैक जरूर दें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।